वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे अपन, नया चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने कल 2 लेक्चर्स में पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, इवन एक ही लेक्चर हुआ है। दैट इज़ कि डीएनए को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बेस डीएनए है। एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल क्या, ऐसा सब्सटेंस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कैरी किए हुए हैं, उसको अपन डिटरमाइन किस फैक्टर से करते हैं। 5 मैंने क्राइटेरियाज बताए, उन 5 क्राइटेरियाज को अगर कोई सेटिस्फाई करता है वो सिंगल एक डीएनए ही करता है। आरएनए 3 को करता है, प्रोटीन 2 को करता है, हाँ आरएनए प्रोटीन दोनों 2-3 को करते हैं, लेकिन डीएनए 5 के 5 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है। इसके मैंने बेस्ट आपको एग्जांपल्स बता दिए। ग्रिफिथ का पहला एक्सपेरिमेंट बताया था, तो उसमें ये बोला गया था जो सबसे बड़ा फैक्टर था, सेकंड क्राइटेरिया, दैट वाज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी। तो ग्रिफिथ मॉडल से पता चल रहा था। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट आए थे मैककार्टी वाले, तो उन्होंने भी फर्स्ट एंड सेकंड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया था। बेसिकली डिक्लेयर उन्होंने कर दिया था कि दैट इज़ द डीएनए दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। लेकिन उसको आगे जस्टिफाई किया हर्शे एंड चेस के मॉडल ने। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन, तीनों क्या क्या होते हैं, तीनों में कहाँ बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी गई है। आई होप सब कुछ समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम कल वाले लेक्चर को लेके। चलो आज अपन शुरुआत करते हैं कि जो डीएनए को अपन ने बोल दिया है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। और डीएनए दैट इज़ द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके का होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो पहले अपन डीएनए पढ़ेंगे। आरएनए बेसिकली अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आरएनए डीएनए का आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट आरएनए, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज अपना जो टॉपिक की शुरुआत होगी वो डीएनए से होगी। तो मैं आपकी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ। मुझे अभी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप अभी एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाओ। देन एनसीईआरटी अगर बच्चा पूरा कर लेता है तो अपन थोड़ा सा अपर लेवल बढ़ाएंगे। अभी अपन एग्जामाइन नहीं कर रहे हैं, बच्चे का पता नहीं है कि बच्चे को जो वीडियोस मिल रहे हैं वो प्रॉपरली उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो अभी टोटली मैं एनसीईआरटी करवाऊंगी। मुझे लगा कि आप लोग एफर्ट दिखा रहे हो तो फिर मैं नीट लेवल का कराऊंगी, वरना फिर पढ़ो 11th-12th लेवल का। आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहले आप अपने एफर्ट्स दिखाओ, फिर मैम के एफर्ट्स आप खुद देख लोगे। तो लिसन, यह आपके लेसन की शुरुआत है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपके लेसन की शुरुआत है। मैंने फर्स्ट पेज पढ़ाया था, सेकंड दैट इज 6.1 द डीएनए लिखा हुआ है। ये टॉपिक मैंने इसलिए छोड़ा कि पहले ना पढ़ा के उसको जब तक जस्टिफाई ना कर दूँ उसके बाद लेने में ज़्यादा फायदा है। जस्टिफिकेशन के लिए मैंने पहले मॉडल उठाया ग्रिफिथ का मॉडल, दैट इज द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो उठा के मैंने डिटरमाइन कर दिया कि अपन को अब पढ़ना क्या है। अब पढ़ना है अपन को डीएनए। DNA. What is the full name of DNA? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड से समझ में आया कि एक तरह के एसिडिक नेचर रखता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। कोई बता सकता है कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली? कोई स्टूडेंट बता सकता है कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली? कैसे? H+ दे दिया तो O पे तो माइनस छोड़ दिया ना।
नेगेटिव। आपका अप्रिशिएट करती हूँ, आपने एफर्ट किया लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। आपको लगा H+ दे रहा है, इट मीन्स ये एसिडिक है। H+ देना मीन्स एसिडिक, लेकिन वो लास्ट में तो O- छोड़ रहा है, दैट मीन्स DNA इज नेगेटिव चार्ज्ड। ठीक है, लिख दें अपन नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एक लाइन लिख रही हूं मैं, DNA इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लॉन्ग पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? चेन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे अपन मोनोमर्स। एक होता है मोनोमर, दूसरा होता है पॉलीमर। मोनोमर होता है सिंगल सर्टेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जिसके बनने से, जिसके कनेक्टिविटी से, कलेक्शन से बनता है पॉलीमर। बट उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम होना चाहिए, तब उनमें बनता है पॉलीमर। अब पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर्स के बीच में जॉइंट होना ज़रूरी है, अटैचमेंट होना ज़रूरी है। तो अटैचमेंट पता है किस तरह का अटैचमेंट होता है? अगर DNA के बीच में अपन ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जो राइबोज की स्ट्रक्चर है, एक राइबोज की स्ट्रक्चर दूसरे राइबोज स्ट्रक्चर से जुड़ती है, तो किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन से जुड़ती है मोनोमर स्ट्रक्चर पॉलीमर बनाने के लिए? जैसे अपने प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे अपने स्टार्च फॉर्मेशन में ग्लाइकोजन जब अपन ग्लाइकोलाइसिस अपन जब पढ़ेंगे, स्टार्च फॉर्मेशन में दो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स दैट इज मोनोमर मॉलिक्यूल कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अपने इसमें डीएनए फॉर्मेशन के अंदर जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, उसके फॉर्मेशन के लिए जो मोनोमर्स जुड़ेगी, फॉस्फेट ग्रुप से जो मोनोमर जुड़ेगी, उसके बॉन्ड का क्या नाम है? दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, दोनों मोनोमर यूनिट्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ेगी। हो गई बात। अब अपनी बात आती है बेसिक मुद्दे पे। मैं इसको हटा दे रही हूँ, फिर से लिखूंगी। अब बच्चा मैं एक चीज़ बोल रही हूँ आपको कि जो मैं यहाँ पे अब मैं जो बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, सिंसियरली अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। क्यों? क्योंकि आप अगर शीट को प्रीफर करोगे, आप अगर एनसीईआरटी को प्रीफर करोगे, दोनों से ही आपके समझ में नहीं आने वाला है कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन कैसे गई। मैं कॉम्प्लेक्स को टुकड़ों में तोड़ के यहाँ पे बनाऊंगी, साथ साथ में बनाओगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डीएनए के लिए अपन डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं, दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। 1926 में वॉटसन, क्रिक एंड विल्सन, ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। एक और साइंटिस्ट थे जो फ्रांसिस रोजलिन, जो फीमेल साइंटिस्ट थी, उनकी डेथ 38 ईयर्स में हो गई थी। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो डेथ हो गई थी, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, तो डीएनए के फील्ड में, डीएनए के डिस्कवरी फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है, वो मिला है वॉटसन, क्रिक एंड विल्सन। इन तीनों को मिला है। मैं नाम लिख दे रही हूँ, वॉटसन, क्रिक, विल्सन, नोबेल प्राइज मिला है। डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, वो डबल हेलिक्स मॉडल क्या बोलता है, उसकी स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ डबल हेलिक्स मॉडल।
चलो स्टार्ट करते हैं अपन कि मैंने एक बात बताई थी, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर है तो अपन को उसकी मोनोमर्स पढ़नी पड़ेगी अपन को, ठीक है। फिर मोनोमर्स को अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ देंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगी, और पॉलीमर ही है बेसिकली डीएनए। तो मोनोमर पढ़ने के लिए अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा कि मोनोमर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है अपना कि डीएनए के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सही बोला एकदम। सेकंड इज नाइट्रोजिनस बेस, and third one is phosphate group. These are 3 components of single unit of DNA. I am talking about only single unit of DNA जिसको अपन मोनोमर बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन कि ये पेंटोज शुगर क्या होती है, ठीक है। चलो पेंटोज शुगर से शुरू करते हैं। अब एक चीज़ यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ मैं, अगर अपन इन तीनों को मिलाएं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को अपन मिलाते हैं तो डीएनए की एक मोनोमर बनती है जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो पहले अपन को न्यूक्लिक एसिड का छोटा रूप जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये है अपना न्यूक्लियोटाइड। अब अपन को डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है या फिर न्यूक्लियोसाइड की जरूरत है? एक्चुअल में अपन को न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है, न्यूक्लियोसाइड बस अपन को पता होना चाहिए कि क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड की हाँ अपन को ज़रूरत नहीं है। तो अपनी पहली शुरुआत होती है पेंटोज शुगर से। फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ रहे हैं अपन पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का नाम बता सकते हो जो डीएनए में मिलती है? डीऑक्सीराइबोस। Only ribose is found in RNA. Deoxyribose. डीऑक्सीराइबोस है तो पहले अपन राइबोस पढ़ लेते हैं। डी का मतलब हटाना, ऑक्सीजन को हटाते ही अपन को डीऑक्सीराइबोस मिल जाएगी। तो पहला अपन राइबोस शुगर पढ़ते हैं। राइबोस शुगर क्या होती है? तो राइबोस शुगर की जो स्ट्रक्चर होती है, बीच में ऑक्सीजन होता है। अब पेंटोज है, इट मींस कोई भी स्ट्रक्चर दैट इज होल्डिंग 5 कार्बन्स। गिन के बताओ कितने कार्बन है? अब बताओ। 4 कार्बन। अच्छा 4 कार्बन, फाइन, ठीक है। तो मैं तो बोल रहा हूँ पेंटोज शुगर दैट इज कंटेनिंग ओनली 5। तो 5 कहाँ बनाऊँ? 5 में इस वाले एंड पे एक CH2 लगा देती हूँ। 5 कार्बन हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ये होती है कि अपन को वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे अगर मैं C लेती हूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ना, एक तो इस बॉन्ड से एक इस बॉन्ड से, दो वैलेंसी अभी फ्री बच रही है। तो H OH H OH H OH। फिर यहाँ पे क्या लगाऊँ? यहाँ पे होगा ओनली H, क्योंकि OH की जगह तो CH2 ने ले ली। अब ये वाला जुड़ेगा यहाँ पे OH से। That is the structure of ribose. Please note down. C
अब मैंने क्या बोला कि राइबोज से अपन ऑक्सीजन हटा देंगे तो अपन को डीऑक्सी राइबोज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हटाते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी अपन कार्बन की नेमिंग करेंगे, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, तो यहाँ से राइट हैंड की तरफ से करेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। होता ये है कि जो अपना डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाने के लिए जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है राइबोज स्ट्रक्चर में, उसमें से एक ऑक्सीजन को अपन हटा देंगे। सेकंड नंबर कौन सा है? ये वाला है, फर्स्ट सेकंड का ये ऑक्सीजन डिलीट कर दो। तो बनाते हैं अपन सेकंड का ये ऑक्सीजन डिलीट कर देते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं OH को चाहे यहाँ बनाऊँ चाहे OH को यहाँ बनाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। फाइन, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए, अब ये अपनी सहूलियत क्यों है वो आपको पता चलेगा कि मैम अगर OH ऊपर ना नीचे ना लिखे, ऊपर ना लिखे नीचे रखती तो अपन थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्मेशन में घूम के आना पड़ता। तो बॉन्ड फॉर्मेशन लास्ट में जब मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा अपन को, तो उस लिए पहले ही सहूलियत बना देते हैं अपन को कि घूमना ना पड़े अपन को। तो मैं यहाँ पे ये जो H है उसको OH लिख रही हूँ, इस वाले को H लिख रही हूँ, OH H। और मैंने अभी बोला सेकंड नंबर का ऑक्सीजन हटा दो, तो HH बचा। ठीक है, ये वापस HOH होगा, ये वापस H होगा, CH2 होगा, देन OH। इसको लिखेंगे अपन डीऑक्सी राइबोज। आई बात समझ में? ये है अपना पेंटोज शुगर, पहला कंपोनेंट डीऑक्सी राइबोज, पेंटोज शुगर का पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट लेते हैं अपन कौन सा? नाइट्रोजनस बेस, या फिर पहले अपन फॉस्फेट ग्रुप ले लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? पीरियोडिक टेबल में नाना, पापा, आशु सब बीमार। नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की होती है 3, फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी में से फॉस्फोरस 2 वैलेंसी अपनी ऑक्सीजन के साथ फिल कर लेता है, रिमेनिंग 3 OH के साथ हो जाती है। ये है अपना फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस सब जानते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन के फॉर्म में होता है। प्यूरिन होता है अपना एडिनिन ग्वानिन और पायरिमिडिन होता है अपना थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो अब मैं इसको मिटा के, आपको मैंने बोला अभी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बना लेंगे तो वो अपनी मोनोमर होगा, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अपन जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच कर देंगे है तो फिर वो पॉलीमर बन जाएगा, और पॉलीमर ही अपना है DNA। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कि सिंगल से अपन पॉलीमर कैसे बनाएं। तो मैं मिटा दे रही हूँ सिर्फ एक तो ये वाली स्ट्रक्चर, ताकि मुझे वापस ना लिखना पड़े। फाइन, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये कौन सी स्ट्रक्चर जो छोड़ी है मैंने? ओनली पेंटोज शुगर, ओनली पेंटोज शुगर है जो ये स्ट्रक्चर छोड़ी है मैंने। डीऑक्सी राइबोज छोड़ी है मैंने। सही बोला मैं? आपने सही बोला, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो गए फिर? कॉन्फिडेंटली बोला करो। मैंने बोला पेंटोज शुगर तो आपको बोलना था ना मैम तो DNA में तो डीऑक्सी राइबोज ही है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, ज़रूरी नहीं है कि टीचर हमेशा सही होता है। टीचर को भी टेस्ट किया करो, ठीक है, कि टीचर कौन सी धुन में है, उनको भी टेस्ट किया करो। रिलैक्स होके पढ़ा करो, जितना समझ में आए सब कुछ बोलो। अगर आप यहाँ पे राइबोज शुगर ना बोल के नाइट्रोजनस बेस बोलते तो भी मैं आपको वैसे ही समझाती, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है कि मेरा समझाना काम है मेरा।
चलो ये अपनी है डीऑक्सीराइबो शुगर। मैंने बोला कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अपन को, सिंगल पॉलीमर मोनोमर बनाने के लिए अपन को 3 चीज़ें चाहिए, डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अब अपनी शुरुआत यहीं से होती है कि याद में रखने वाली चीज़ ये है कि जो पेंटोस शुगर बनी हुई है, अब मैं इसको पेंटोस बोलूँगी, डीऑक्सी बार बार नहीं बोलूँगी, पेंटोस का ही एक रूप है ये। पेंटोस शुगर के 1 कार्बन पे C1 पे और C5 पे, C1 पे जुड़ेगा अपना नाइट्रोजिनस बेस, और C5 पे जुड़ेगा अपने फास्फेट ग्रुप। फाइन, चलो जोड़ दो। नाइट्रोजिनस बेस यहां जोड़ोगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, चाहे वो आप C1 पे निकालो चाहे आप C5 पे निकालो, सिर्फ आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो अभी आपके सिलेबस में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल की स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स ना बना के, क्योंकि नहीं है इट मीन्स नहीं आना है एग्जाम में, तो मैं क्यों अपनी PhD दिखाऊं कि मेरे को ये भी आता है। फाइन, जितना है उतना ही बताऊंगी। यहाँ पे इस OH ग्रुप पे नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल के जुड़ेगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, इसका वाटर मॉलिक्यूल नहीं हटेगा ना, तो यहाँ पे इसकी जगह सीधा सीधा जोड़ दो आप नाइट्रोजिनस बेस, जिसको मैं सीधा सीधा सिंपल N से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इस N में क्या होता है कि इसका तो जुड़ता है यहाँ पे, एक सेकेंड, चलो अभी नहीं, बाद में वाली स्ट्रक्चर में बताती हूँ। ये N यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जो OH था वो नाइट्रोजिनस बेस के H को लेगा और पूरा हट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रक्चर बता देती हूँ, स्ट्रक्चर ये होती है उसकी, एक रिंग में तो 2 N होते हैं और एक रिंग में 1 N होता है, फिर यहाँ पे जो H होता है वो OH के साथ हट जाता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये हट गया, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा है, याद रखना है C1 पे। अब अपन C5 पे आते हैं, ये है C5, ये C5 से पेंटोस शुगर को, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है अपन को। फॉस्फेट ग्रुप ये था अपना, था कि नहीं था, चलो वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, निकाल दिया, क्या बना, रब कर दूं, इसी पे कर दूं, चलो बोलो क्या छापना है मुझे यहाँ पे। डबल बॉन्ड से मैं O कर दूंगी, चलो ठीक है, डबल बॉन्ड से मैं O कर दिया। क्या फॉस्फोरस की वैलेंसी 6 होती है, सिंगल बॉन्ड ही होगा, वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई करनी होती है। यहाँ 6 वैलेंसी दिखा दी अपन ने, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये फटाक से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक वैलेंसी को छोड़ देगा। ये है अपना सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, नोट डाउन। ये अपनी मोनोमर है C। अब मैं ना साथ साथ में बॉन्ड भी याद रखना ज़रूरी है आपको। ये जो नाइट्रोजनस बेस के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल हटके बना है, ये बॉन्ड, एक सेकेंड बच्चा, एक्चुअली ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे को आज, चलो कोई बात नहीं। ये जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को हटा के बना है, ये किस बॉन्ड से बना है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये होता है बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि N क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है, N से शुरू होता है वर्ड, बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फाइन, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको। शुड आई रब दिस? अब मोनोमर पता चल गई है अपन को, सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। मोनोमर को पॉलीमर कैसे बनाए, विच बॉन्ड? नोट डाउन किया होगा, देख के बताओ।
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नॉट पॉलीएस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो तो अपनी शुरुआत करते हैं अपन। पहले सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं अपन, देखना। अब बार बार C1 C2 ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाना कि मैं क्या लिख रही हूँ। देखो अभी फटाफट बताओ मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे। पेंटो शुगर लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और यहाँ ऐसे लिख दूँ, सॉरी क्या नाम, यहाँ क्या चिपकेगा, अपना फॉस्फेट ग्रुप चिपकेगा। क्या मैंने ये लिखा, ये सही लिखा क्या? वापस एक बार पलट के देखो जो अब मैंने लिखाया था वो क्या लिखाया था। CH2 भी है ये ना, लेकिन तो यहाँ पे तो CH2 है ही नहीं ना अभी, ये तो मैंने सीधे ही चिपका दिया। यहाँ तो फिर 4 कार्बन ही रह गए, ठीक है ना। तो ये अब चिपकेगा। मेरे को क्या सच में ज़रूरत है आप लोगों को ये बताने की कि कहाँ कार्बन है, ये सब ज़रूरत नहीं है ना बच्चा। चलो समझ गए मैंने क्या लिखा है, राइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। आई बात समझ में? ये है अपना सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। चलो एक और वापस बनाते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो ऊपर बात ऐसी है कि अब अपन को मोनोमर से पॉलीमर बनाना है। न्यूक्लियोटाइड को डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में लाने के लिए अपन को इन दो का काम पड़ेगा। पहले होता है ना डाई न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों का काम पड़ेगा, ठीक है। C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। ये C3 पे HOH दोनों है, याद करो ऊपर H नीचे OH। चलो C3 पे बना दो HOH, फाइन। चलो बनाओ। यहाँ पे इस फॉस्फेट ग्रुप को मैं ऐसा न लिख के पूरी स्ट्रक्चर बना दूं, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैंने क्या बोला था कि सारे बॉन्ड एक चीज से बना दो, पानी निकाल दो, बस सारे बॉन्ड बन जाएंगे। इसका OH है, किसका OH और किसका H और किसका OH जाएगा ये बताओ। नहीं बच्चा, फॉस्फेट तो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फॉस्फेट के पास ज़्यादा पावर है ऑक्सीजन को कैच रखने की। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ी होगी कैपेसिटी ऑफ कैचिंग पावर ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी जितनी ज़्यादा होती है किसी की, वो ज़्यादा ही सक्षम होता है किसी भी एटम को अपने अंदर ज़्यादा खींच के रखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो ये केवल हाइड्रोजन को हटाने के लिए ज़्यादा एफिनिटी होगा, OH को नहीं हटाएगा वो। क्योंकि जब यहाँ पे O- हो जाएगा ना H हटने के बाद में, तो वो फास्फेट फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हटने वाला मॉलिक्यूल है वो है H और ये वाला OH। आई बात समझ में? ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं इसी को तो क्या मिटाऊँ, छोड़ो। फिर देखो अपनी जो अपना नया मॉलिक्यूल जो बनता है वो ये बनेगा। अपना जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा कि ये अपना वापस फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं मैं यहाँ पे। ये अब फॉस्फेट जो है वो इसके साथ एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। देखो ये हट गया, ये बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, उस ऑक्सीजन को अपन नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बन गई स्ट्रक्चर अपनी, बन गई ना 5 कार्बन से। ये इससे वाला 5 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 3 डैश एंड पे बनी है। लेकिन ये याद रखना 3 डैश कार्बन जो 1 2 3 नंबर का कार्बन होता है उस पे ये वाला बॉन्ड चिपकता है, और इसको लिख लो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
ये तो हुआ अपना डाई न्यूक्लियोटाइड की बात। डाई न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका वापस 3 डेज वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऐसे मैं 4 स्ट्रक्चर बना देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलो साथ साथ में आप भी लिखते जाओ। आगे समझ में बात, ऐसे मिल रहा है। अब ये तो हुआ एक जो डीएनए है, डीएनए आपको पता है, हमें डीएनए बनाने के लिए अपन ये करते हैं, ये वाली चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लाइन, अभी एक स्ट्रेन बना है डीएनए का, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लिया अपन ने, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड था मोनोमर, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड के बॉन्डिंग से अपन ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लिया। ये तो एक चेन बनी है, इसके जस्ट सामने दूसरी चेन भी होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वो जो दूसरी चेन होगी जस्ट सामने, उसको जोड़ने के लिए कौन सा रूल आता है? चारगाफ का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ चारगाफ का रूल। कोई डाउट है तो पूछ लेना। चारगाफ रूल ये बोलता है कि एक डीएनए की चेन से दूसरी डीएनए की चेन को, दोनों को जोड़ने के लिए प्यूरिन और पायरिमिडिन का स्पेसिफिक रोल होता है और दोनों का अमाउंट बराबर होता है। प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू पायरिमिडिन। ठीक, अब मैंने प्यूरिन पायरिमिडिन का मतलब ये एन से ही है कि नहीं है? यही है नाइट्रोजनस बेस। तो मैं इनको हटा के ATGC लिख दूं, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन लिख दूं, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बॉन्ड बनाना। ATGC, क्योंकि यहाँ पे DNA की बात हो रही है तो यहाँ पे यूरेसिल का कोई योग नहीं है, ठीक। अब ऐसे की ऐसी सिमिलर स्ट्रक्चर बनानी है अपन को, जो यहाँ पे अपन ने पूरी मोनोमेरिक डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाई है। इसके जस्ट सामने अपन को आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनानी है, लेकिन वो फॉलो करना चाहिए चारगाफ का रूल। चारगाफ ये बोलता है कि जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडिन होता है। मतलब एडिनिन हमेशा, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड जब बनता है ATGC के बीच में बनता है। एडिनिन जो प्यूरिन से रिलेटेड है वो बनाएगा पायरिमिडिन के थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बनाया उसने। तो ग्वानिन जो है वो किससे रिलेटेड है? प्यूरिन से रिलेटेड है, तो वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही था अपना AT और GC, जितना प्यूरिन है उतना पायरिमिडिन है, फाइन। तो अब शुरू करने से ये चीज़ ये कि ऐसे के ऐसे आइडेंटिकल बनाने के लिए बस इतना सा याद रखना है कि हमेशा DNA की जो दोनों स्ट्रेन होती है उनकी पोलैरिटी होती है। अगर एक स्ट्रेन 5 डेज से 3 डेज की तरफ है तो दूसरी वाली स्ट्रेन 3 डेज से 5 डेज की तरफ होगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको 5 डेज से 3 डेज बोलूँ, अब आपको पता होना चाहिए 5 डेज 3 डेज क्यों बोल रही हूँ मैं। 5 डेज प्राइमर 3 डेज प्राइमर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 डेज जो एंड है इसका, ये भी फ्री है। इसका वाला फ्री नहीं है, इसका वाला इसके साथ जुड़ गया, इसका वाला इसके साथ जुड़ गया, इसके वाला इसके साथ जुड़ गया, और इधर 3 डेज फ्री है। 1 2 3 इधर 3 डेज फ्री है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जो फ्री एंड होता है उसको हमेशा नेमिंग करते हैं 5 डेज से। यहाँ ऊपर वाला पहले 5 डेज ऊपर से करेंगे, कोई भी चीज़ की शुरुआत हमेशा ऊपर से होती है। तो ये हो गया 5 डेज और ये हो गया 3 डेज। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया क्यों बोला मैंने 5 डेज 3 डेज? जो एंड फ्री हो वो एंड उस हिसाब से होगा। यहाँ 5 डेज फ्री था
कोई बॉन्ड नहीं हो रहा था, तो ये हो गया 5 डेज। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये 5 डेज है तो यहाँ पे 5 होगा कि 3 होगा? 3 होगा, और शुरुआत हमेशा 5 डेज से होती है, तो यहाँ पे चेन की शुरुआत ऐसे होगी, चलो इतना आपको समझ में आ गया। चेन की शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है, कर देते हैं अपन शुरुआत यहाँ से। लेकिन एक बार, क्योंकि इन दोनों के बीच में एडेनिन और थायमिन दोनों की स्ट्रक्चर में 2 ही वैलेंसी फ्री होती है जुड़ने के लिए, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी 3 वैलेंसी होती है। ये इनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। वैलेंसी से ही तो बॉन्ड बनते हैं ना, जैसे फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, इसीलिए तो मैंने 5 उसको सेटिस्फाई किया 5 मॉलिक्यूल्स लगा के, ठीक है। अब अपन यहाँ से इसके लिए 5 डेज से शुरू करते हैं। 5 डेज से शुरू करेंगे अपन, नीचे से चलेंगे तो नीचे से स्ट्रक्चर उल्टी नहीं हो जाएगी? होएगी उल्टी नीचे से। तो अपन नीचे से शुरू, अभी अपन को बस पता है कि 5 डेज से शुरू करना है, लेकिन शुरू अपन ऊपर से ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी बैलेंस करने में। आपको समझाने में मैं हमेशा 5 डेज से शुरू करूंगी, और आपको दिमाग लगाना है कि 5 डेज कौन से वाले की बात कर रही है मैम। चलो यहाँ पे शुरुआत होगी इस वाली स्ट्रक्चर से, उल्टी है ये वाले से, है कि नहीं? ठीक है। सी, मैंने हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे 5 डेज एंड से जोड़ रखा था, वो देखो वो वहाँ का 5 डेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू करते हैं पर ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उल्टा है तो अपना हाथ भी उल्टा जाएगा काउंट करने में। और फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट कार्बन यही है इसका, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे कौन कौन सा जोड़ूँ वो आप बताओगे, मैंने वहाँ लिख दिया इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। ए के साथ टी जुड़ेगा, कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और ए जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, जी के साथ सी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और यहाँ पे सी के साथ जी जुड़ेगा, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया। अब आप बताओ, एनसीईआरटी में सीधे ये वाली स्ट्रक्चर दी हुई है, समझ में आती? नहीं आती। इवन आपकी शीट में भी नहीं मेंशन है, टुकड़ों में तोड़ के। जब तक चीज़ें टुकड़ों में तोड़ के नहीं समझ में आती तो ये चाहे कभी भी हो, लेकिन अब मैं इतना बिलीव करती हूँ कि आप डाइन्यूक्लियोटाइड, पेंटो शुगर से डीऑक्सीराइबोस कैसा बनाना है वो भी आपको पता है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है वो भी पता है, और फॉस्फेट ग्रुप से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालना है वो भी आपको पता है। आई बात समझ में? चलो, ये है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज द लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब मैंने बोला आपको कि DNA इज ऑलवेज प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज फॉर्म। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है यहाँ पे H मॉलिक्यूल दे रहा है हमेशा, ऑक्सीजन माइनस छोड़ रहा है हमेशा, इसलिए वो इस स्ट्रक्चर से पता चलता है वो नेगेटिव चार्ज है। आ गई बात समझ में? चलो, अब नेक्स्ट जो है अपना, ये अपना डबल हेलिक्स मॉडल है। अब ये जो स्ट्रक्चर है अपनी पूरी, ये इस तरीके से अरेंज ना होके एक स्पाइरल फॉर्म में होती है, जो आपको हमेशा पता है डीएनए क्या होता है, यूं होता है, पता है? ये स्ट्रक्चर अब ये स्पाइरल फॉर्म में होती है। चलो ये स्पाइरल फॉर्म बना देते हैं। आपको लग रहा हो ना ये काट के बनी हुई है, मतलब दोनों स्ट्रेन एक दूसरे को कट कर रही है, बट ये कट नहीं कर रही है बेटा, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। ये 3D में है। कई बार आपने बड़े बड़े अच्छे होटल्स में, इवन आजकल तो घरों में भी आजकल वो लेडर रेलिंग बनती है, वो लोहे वाली रेलिंग बनती है, तो वो घूमती भी होती है, वो ऐसे ही दिखेगी आपको नीचे से।
नीचे से आप ऊपर देखोगे ना वो ऐसे 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 ही दिखेगी, लेकिन वो कट थोड़ी कर रही है, बीच में नहीं कर रही ना, बस वही स्ट्रक्चर है ये। कट कभी नहीं करते अपन, बनाने में कट करेंगे क्योंकि ओब्वियसली अपन 2D डायमेंशन में बना रहे हैं, लेकिन 3D डायमेंशन जब अपन देखते हैं ऊपर को, ऊपर से नीचे उसको, तो वो यूं ही होती है। ठीक, तो ये जो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर्स है ये अपने नाइट्रोजनस बेस है। बच्चा जो मैं यहाँ से यहाँ तक बना रही हूँ ना, ये मत सोचना कि किसी की लंबाई ज़्यादा है किसी की लंबाई कम है, नहीं, ये स्पाइरल फॉर्म बताया है ना मैंने, स्पाइरल फॉर्म बताया ना मैंने, तो 2D डायमेंशन में लंबाई कम लग रही है, वरना इक्वली होते हैं। देखते हैं अपन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो अपन देखते हैं क्या एक पायदान छोटा होता है, फिर वो उससे बड़ा होता है, फिर वो उससे सेम इक्वल साइज के होते हैं, वो दिखने का ही फर्क होता है। फाइन, तो ये जो एक से लेके दूसरे तक मैंने बताया ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन बेस पेयर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी, नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीपी। सब में इक्वल साइज की होती है ये, ठीक है। और ये जो ग्रूव्स दिख रहे हैं आपको, ग्रूव्स दिख रहे हैं आपको, ग्रूव्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अंदर धसा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये अंदर धसा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव और इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। लिख लेना साथ में, मेजर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव। तो ये माइनर है ये मेजर है, तो नेक्स्ट एक और माइनर आएगा ना, ऑल्टरनेट आएंगे ना ये दोनों, ठीक है। तो ऑल्टर माइनर टू माइनर, ये जो नेक्स्ट मैं एक और बना देती हूँ, ये एक और जो यहां मेजर आएगी ना, इसको एक को बोलते हैं 1 पिच, डीएनए पिच। और इस पीएच की एक माइनर से एक माइनर और एक मेजर टू एक मेजर, ये बड़े इसलिए दिखा रही हूँ लेकिन छोटी छोटी होती है बच्चा। इसका पूरा जो डायमीटर होता है वो होता है 34 नैनोमीटर, सॉरी 3.4 नैनोमीटर, पिच की 3.4 नैनोमीटर इसकी लंबाई है। एक पिच मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो एक पिच है, और उसको बोलते हैं 3.4 नैनोमीटर। कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम ये सब करना, चेंज करना, ये सब आपको खुद से आना चाहिए, यूनिट चेंज करना कैसे होता है, ठीक है। और एक और ये होता है कि ये 360 डायमेंशन में है। बताया मैंने कि 3D में है, तो 3D का मतलब 360 डायमेंशन होता है। तो दो नाइट्रोजनस बेस होता है, उनके बीच का एंगल क्या है ये पूछ लिया जाता है। उनके बीच का एंगल है 360 अपॉन एक घुमाव में कितने बेस पेयर आ रहे हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है। तो एक घुमाव में 10 बेस पेयर आ जाते हैं, तो यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जितना एंगल बन रहा है वो होता है 36 डिग्री। और ये 36 डिग्री कैसे बना, ये होता है कि पूरा जो 3D में 360 में डायमेंशन है अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन घुमाव को क्या बोलेंगे अपन, नोट कर्व, इट्स ओके, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। ये चीजें पूछ ली जाती है, प्लीज नोट डाउन। टर्न, ठीक है, वो टर्न होता है 10 BP पर टन, मतलब एक टन में 10 बेस पेयर आ रहे हैं, ठीक। चलो अब ये हो गया अपना पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। इसकी थ्योरी पढ़ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। अब मैं बात करती हूँ आपके रिस्पॉन्स के बारे में। लिसन, आज का जो रिस्पॉन्स है मुझे आज सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा,
कि बच्चे अभी ये सोच के चल रहे हैं कि जो हमें ऑनलाइन कंटेंट दिया जा रहा है, जब भी लॉकडाउन अनलॉक कंप्लीट होगा, जब भी हम रेगुलर क्लासेस में जाएंगे तो हमें वापस रिवीजन क्लासेस मिलेगी इनकी। ना बच्चा, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। इवन जो यहाँ पे 2 बच्चे सिटिंग में हैं, इनसे पूछ लेना कि मैं अगर एक बच्चा भी नहीं आएगा तो भी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो उसी एनर्जी से पढ़ा रही हूँ ना। तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट कि आप नहीं आ रहे हो या फिर आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हो। आपको घर पे बच्चा कंटेंट तैयार हो मिल रहा है, आपको डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आता। स्टूडेंट लाइफ में इतना आराम अच्छा नहीं है, आराम हानिकारक है इतना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब मैं आपकी क्लासेस यहीं बंद कर रही हूँ आज के डेट से। जब तक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जब तक जेनेटिक्स, दोनों के आपको मैं खुद से पेपर बना के दूंगी। 20 में से 18 नहीं आएंगे एक एक बच्चे के, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे तो रिस्पॉन्स, मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, मेरे को 2 महीना हो गया, 2 महीने पढ़ाते हुए मैंने शुरू से बोली है हर क्लास से कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। मुझे रिस्पॉन्स सिर्फ 1.5 महीने में एक बच्ची का निकल के आया कि मैम ऐसा ऐसा एक पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला एक्सेप्शन है, ये वो एक क्वेश्चन समझ में आया मुझे। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, एक बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। एक बच्चा नहीं चाहिए ना, सबको रिजल्ट चाहिए, सब बच्चों का रिजल्ट चाहिए, तो बच्चा आपको करना पड़ेगा। मैं अब आपको शेड्यूल मिल जाएगा कौन से दिन किसका एग्जाम है। आपको बता रही हूँ, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो एनसीईआरटी में से, एक सेकेंड, ये जो 12th के एनसीईआरटी में से आपको जितने भी टॉपिक वाइज मेंशन है, उनमें से मैं आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड जेनेटिक्स दोनों के दूंगी। जेनेटिक्स के साथ में अभी एक बच्ची ने सवाल किया कि जेनेटिक्स के टेस्ट के साथ में क्या बायोटेक वाला पोर्शन भी दोगे, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगी 1-1 मार्क्स के, ठीक? क्या पढ़ेगा तो बच्चा, आपका फायदा है ना। चलो कोई बात नहीं, 1 क्वेश्चन भी नहीं दूंगी, केवल जेनेटिक्स का दूंगी। जो आपकी एनसीईआरटी पे मेंशन है जेनेटिक्स, केवल वो दूंगी। हैप्पी इट मीन्स मुझे 20 मार्क्स चाहिए। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, उसमें शॉर्ट लाइनर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें 3 लाइनर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और उसमें 5 लाइनर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बस 20 मार्क्स का है मेरा काम है कि मैं कैसे उसको मैनेज करूं पेपर को। आपको अगर मैम को खुश करना है बिना आपकी अपीयरेंस से, क्योंकि मैम ने आपको अभी तक देखा नहीं है, आप कैसे स्टूडेंट्स हो, आपके एफर्ट्स कैसे हैं, आप दिखने में कैसे दिख रहे हो, आप कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हो, मैम ने नहीं देखा है आपको। लेकिन मैम जो बच्चे का रिजल्ट आएगा उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी मैम। जिसके 18 से 20 के बीच में आए उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी मैम। आई बात समझ में? तो अब देख लो आपको किसको डायरेक्टली मैम से कम्युनिकेट होना है। फाइन। पेपर का लेवल आपके 12th बोर्ड में आता है उससे बस 1% हाई होगा, नीट लेवल नहीं होगा। नीट लेवल मैम इसका स्कोर देखने के बाद डालेगी। आई बात समझ में? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट जल्दी से जल्दी अगर मेरी क्लासेस चाहते हो तो ये वाले पेपर्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाना है। ओके, ऑल द बेस्ट। लोड मत लो, बस जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना। एनसीईआरटी का ही दूंगी मैं। पढ़ाया मैंने शीट में से भी है, मॉड्यूल में से भी है, लेकिन मैं अभी मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि मैम आप एनसीईआरटी का दो। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बच्चों का परफॉर्मेंस देख तो लूँ, कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अगर लगा मुझे कि 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस ना लेके यहीं पे ऑफलाइन पढ़ाऊँगी उन बच्चों को, वो भी नीट लेवल का। फाइन, चलो बाय बाय।